ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम लोगों ने देख रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए जो कदम उठाया गया उस कदम के बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या आएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए वो कौन कौन सा काम किया गया था जिससे लोगों के अंदर में देशभक्ति की भावना जगाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे क्या कि यूरोप में, इसको लिखना कैसे है और बताते भी चलता है, इसी तरह से आपको लिखना भी है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए उठाया गया जो कदम है वो निम्न कदम है, ठीक है ना। कौन सा कदम है? ये सब कदम है। अब इसको थोड़ा सा एक बार सेव कर लेते हैं क्योंकि सेव करना ज़रूरी है, आगे काम आएगा। क्या है? नेशनलिज्म ऑन इन यूरोप। नेशनलाइजिस्ट इन यूरोप। यूरोप देखिए, सबसे पहला जो कदम उठाया गया था, सभी भारत जो भी जितने भी फ्रांसीसी जो थे, फ्रांस के लोगों को कहा गया, क्या कहा गया कि सबसे पहले कि आपका जो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है? पितृ संपत्ति है ना, पितृ भूमि है आपका, पितृ भूमि यानी कि आपकी पिताजी की भूमि है ये, समझे ना। इससे पहले जो लुई 16 जो था वो उस समय क्या कह रहा था कि ये किसी भी किसान को कह रहा था कि ये आपका ज़मीन नहीं है, ये राजा साहब का ज़मीन है। लेकिन जब लुई 16 को हटाया गया, इसके बाद वहाँ पर जो राजा आए, राजा आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि आपका ये पिताजी का भूमि है, समझे कि नहीं। और यही विचार सबको उसको मन में फैलाया गया। इस विचार में क्या कहा गया? देखिए, कहा गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए लोगों को ये कहा गया कि फ्रांस की जो ज़मीन है ये आपके पिताजी की भूमि है। किसकी भूमि है? आपके पिताजी की भूमि है और आप इस राष्ट्र के नागरिक हो। समझ में आ रहा बात को? इस तरह से लोगों को लगा कि यार ये मेरा जो संपत्ति है और हम इस देश का नागरिक है, हम इस देश का आदमी है, तो ये मेरा देश है। समझ में आ रहा? इससे क्या हुआ कि इसके अंदर में एक अपने देश, अपने ज़मीन के प्रति उसको प्रेम की भावना जाग गया। तो यही तो हो गया राष्ट्रवाद, है कि नहीं। यानी कि उसको किसी न किसी रूप से देशभक्ति की भावना को जगाना है। तो सबसे पहला क्या था? पितृ भूमि का विचार। दूसरा आपका था एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, एक झंडा बनाया गया। क्या बनाया गया? फ्रांस का एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया और उस तिरंगा झंडा को बोला गया कि ये तुम्हारा झंडा है, ये हमारा राष्ट्र का पहचान है और इस झंडे को सभी को सैल्यूट करना, सभी को सम्मान करना है। तो दूसरा जो देशभक्ति की जो भावना जगाने का जो काम किया था वो राष्ट्रीय ध्वज के जरिए से भी किया था। कहने का मतलब जिसको झंडा दे दिया जाता था वो समझ आता था कि फ्रांस का व्यक्ति ये स्वतंत्र है, आज़ाद है, ये एक पहचान है। हमारे देश में भी झंडा है कि नहीं? हमारे देश में भी तिरंगा झंडा है ना। हमारे देश में तिरंगा झंडा, जब जब हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं तब तक हमारे दिल में एक भावना जागती है कि हम इस देश के आज़ाद देश का नागरिक है। जिस समय राजतंत्र यहाँ पर हुआ करता था उस समय कोई झंडा वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन जब आज़ाद हो गया फ्रांस तो वहाँ पर एक तिरंगा झंडा दिया गया और बोला कि जब जब ये तिरंगा झंडा तुम्हारे घरों पर लहराता रहेगा या तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा ना, तब तक आपको समझना है कि आप इस देश का नागरिक हैं और यह आपका देश है। इससे क्या हुआ? इसके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागा। दूसरा क्या था कि पहले राजा एक तीसरा जो था आपका नेशनल असेंबली, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पर राजा साहब के जो सभी मंत्री लोग बैठते हैं। क्या था कि पहले नेशनल असेंबली के रूप में क्या था? जनरल स्टेट था। लेकिन जब राजा साहब को हटा दिया तो जनरल स्टेट को क्या किया गया? खत्म कर दिया। बोला कि जनरल स्टेट अब नहीं रहेगा, इसके जगह पर क्या रहेगा? जनरल स्टेट के जगह पर, इसके जगह पर नाम इसका बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया और कहा गया कि ये आपका भवन है, ये आपका नेशनल असेंबली है, यहाँ से आपके लिए कानून बनेगा, है कि नहीं। और इसमें जो भी नेता लोग बैठेंगे ना वो आप चुन करके लाएंगे उसको। और इसमें जो सक्रिय नागरिक जो होते थे उसको चुना गया था, यानी कि जो सक्रिय नागरिक होते थे उसको चुना गया। सक्रिय नागरिक किसको कहते हैं? वैसा आदमी जो 3 दिन का पेमेंट, 3 दिन का अपना हाजिरी है ना, अपना हाजिरी जो सरकार को दे रही है, ठीक है, 3 दिन का अपना हाजिरी जो सरकार को दे रही है टैक्स के रूप में, है ना, इसी को कहा गया था सक्रिय नागरिक। यानी कि जो मजदूर, जो आदमी जिसके पास गरीब थे वो
वो अभी भी जो है वोट नहीं दे सकते थे। वोट वही लोग दे सकते थे जो एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिव जो सिटीजन होते थे, यानी कि सक्रिय नागरिक होते थे, वही चुनाव करते थे। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा गया कि तुम इस देश के नागरिक हो, तुम जो सो अपने नेशनल असेंबली में अपने नेता को चुन के भेज सकते हो। और कौन चुनेगा नेता को? जो सक्रिय नागरिक होते थे वो चुनते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था? नेशनल असेंबली बनाया गया। चौथा आपका था केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। पहले जो मान लीजिए कोई आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ गया, झगड़ गया, तो इसकी सूचना कहाँ पहुँचाया जाता था? पहले राजा साहब के पास, ठीक है ना। लेकिन बोला कि नहीं, अब राजा साहब के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, नेशनल असेंबली में नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके लिए एक अलग से स्पेशल केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बनाया गया। पुलिस विभाग यानी कि न्याय विभाग बनाएगा, कोर्ट टाइप का, कोर्ट कचहरी टाइप का बनाया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर अधिकार नहीं मिल रहा है, देश का ज़मीन में से किसी को लूट लिया गया, किसी का ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, तो उसको लड़ने के लिए एक कोर्ट का व्यवस्था किया गया था। और ये राजतंत्र में नहीं था, समझे कि नहीं। इससे लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमारी जो संपत्ति की रक्षा किया जा रहा है। और वहाँ पर अभी भी ऐसा होता है कि नहीं। ये सिस्टम फ्रांस में पहले हो गया था। भाषा यानी कि जो फ्रेंच का भाषा जो था फ्रांस में, क्योंकि ये क्रांति हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी भाषा स्पेशल बोली जाती थी? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा को सबको कंपलसरी कर दिया गया कि यही आपका राष्ट्रीय भाषा होगा, सभी को फ्रेंच भाषा बोलना पड़ेगा। अपना क्षेत्रीय भाषा जो बोलते हैं बोलिए, लेकिन ऑफिस में जैसे आप आएंगे तो क्या बोलना होगा? फ्रेंच भाषा बोलना पड़ेगा। हम लोग भी अपने घरों में, गाँव में क्या बोलते हैं? अलग टाइप का भाषा बोलते हैं। कोई नागपुरी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई खोरठा बोलते हैं, कोई गुजराती बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। लेकिन जब ऑफिस में हम लोग चल जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग जाते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पर हम लोग हिंदी बोलते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता अभी तो मिला नहीं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको मिला गया। याद रखिएगा, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रभाषा अगर कहा जाए तो हिंदी नहीं है, लेकिन ऑफिस में प्रयोग होने वाला यह एक भाषा है। इसीलिए यहाँ पर फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में क्या किया गया कि आंतरिक जो आपका आयात निर्यात था, यानी कि आने का और ले जाने का, इसमें टैक्स लगता था। क्या लगता था? टैक्स, शुल्क लगता था। उस शुल्क को समाप्त कर दिया गया, समझे कि नहीं। आपको बताए थे तस्वीर में कैसे कैसे शुल्क लगा था। जैसे मान लीजिए ये देश है फ्रांस, और मान लीजिए फ्रांस में बहुत सारा छोटा छोटा साम्राज्य है, स्टेट है, छोटा छोटा राज्य है। और मान लिया जाए यहाँ पर एक राज्य है, और इस राज्य से लेकर के अगर कहीं सामान को इस राज्य में ला के बेचना है, तो जितना राज्य से होकर गुजरेगा उतना राज्य में इसको टैक्स देना पड़ेगा। हर राज्य में जाकर टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होता था कि इसकी वस्तु का दाम बढ़ जाता था, समझे कि नहीं। और लोग बेच सही से नहीं पाते थे, मुनाफा नहीं कमा पाते थे। बोला कि पूरे फ्रांस में कहीं भी सामान ले जाकर बेचो, आपको फ्री बेचना होगा, कोई टैक्स नहीं। जैसे कि अभी झारखंड हम लोग है, झारखंड और आपका बिहार है। मान लीजिए यहाँ से सामान लेकर के अगर बिहार लेके जाते हैं, बीच में वहाँ पर लगा कि नहीं आपको टैक्स देना होगा, है कि नहीं। अगर बीच में टैक्स अगर लेने का व्यवस्था अगर कहीं कर देगी सरकार, तो हम लोग को सामान को पहले ले जाने में टैक्स देना पड़ेगा, इसके बाद वहाँ जाकर के बेचना होगा। लेकिन ऐसा है व्यवस्था? क्या नहीं है। अगर आप झारखंड में किसी भी चीज़ को उगाए हैं और ले जाकर बिहार में अगर बेचते हैं या तो बंगाल में ले जाकर बेचते हैं, तो आपको बिना पैसा का ले जाना है, टैक्स फ्री था। और अभी भी हमारे देश में टैक्स फ्री है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को जो सो फ्रांस में भी समाप्त कर दिया, यानी कि व्यापारी लोग भी यहाँ पर खुश हो गए थे, ठीक है ना। इससे व्यापारी लोगों को लग रहा था कि हम यहाँ पैदा लें या तो यहाँ रहें, हमको एक के जैसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ भी हमारा फ्रांस है और यहाँ भी फ्रांस है। लेकिन जब टैक्स लेता था उस समय लगता था कि यहाँ फ्रांस है और यहाँ लग रहा था कि दूसरा देश है, क्योंकि टैक्स लग रहा है। नापने तोलने के लिए यहाँ पर किसी भी वस्तु को अगर मान लिया, अगर कोई वस्तु 1 किलो का है, तो यही वस्तु को यहाँ पर 900 ग्राम का वैल्यू दिया जाता था। कितने ग्राम का? 900 ग्राम। यानी कि नाप तोल की भी व्यवस्था एक जैसा नहीं थी। तो नाप तोल की भी व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समान किया गया। इससे लगने लगा कि हमको अपने देश से प्यार हो गया, अपने राष्ट्रवाद को उन्होंने फैलाया, और इसके लिए उन्होंने समान नाप तोल की व्यवस्था को लागू किया गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए ये तरह तरह के कदम उठाए गए। कुल आपका 7 कदम है, इसको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में अगर किस तरह से पूछ देगा तो बिल्कुल इसको लिखने से आप नहीं हिचकिचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आ गया ना बात को। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में भी पढ़ाया गया और यहाँ पर भी आपको